हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट करा था अपने जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के सिलेबस से, जो कि यूपीएससी के मेंस का सिलेबस का एक पेपर है, जहाँ पर इंडियन सोसाइटी का जो एक सब्जेक्ट गिवन है उसके अंदर एक टॉपिक है रोल ऑफ विमेन एंड विमेंस ऑर्गेनाइजेशन। हमने बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी कि मर्द और औरत का पर्सपेक्टिव, उनका नज़रिया, उनका दायरा समाज के एंगल से कैसे देखा जाता है, और समाज के एंगल से ही देखते हुए रोल स्टीरियोटाइपिंग या फिर मर्दों का रोल ऐसा होना चाहिए, औरतों को ऐसा करना चाहिए, औरतें ये काम करती हुई अच्छी लगती हैं, मर्द ये काम करते हुए अच्छे लगते हैं, सोसाइटी कैसे ये चीज़ें एक तरीके से सोशल नॉर्म्स के अंतर्गत इन सारे रोल्स को, रोल एक्सपेक्टेशंस को पिरोती है, और सोसाइटी कैसे डिटरमाइन करती है कि मर्द कौन से दायरे के अंदर रहकर क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे और औरतों को क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। अब जब बात हो रही है मर्द और औरत की, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, जिसको हमने लास्ट लाइन ये जो छोड़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, हमें समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। और जेंडर को हमें डिफ्रेंशिएट करके देखना पड़ेगा कि जेंडर कैसे अलग होता है इस टर्म के साथ, विच इज नोन एज सेक्स। अब जनरली क्या होता है, नॉर्मल अगर हम लोग लाइफ की एक्टिविटीज़ को देखें, स्कूल के फॉर्म में, कॉलेज के फॉर्म में, आपने ये दोनों टर्म्स ही देखी होंगी। कभी कभार कुछ कुछ फॉर्म्स में आपसे पूछ लिया जाता था कि आपका सेक्स क्या है, मेल या फीमेल, और कभी कभार जेंडर भी लिख दिया जाता था एज मेल और फीमेल। अब बचपन में तो कभी हमने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करा नहीं, हमें लगता था दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं। लेकिन ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना दोस्तों, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स सेक्स और जेंडर अलग अलग होते हैं, और इसको देखा जाता है सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन के पर्सपेक्टिव से। अगर आप सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे ना, या फिर सोशियोलॉजी के डोमेन में अगर एक महारत हासिल करोगे, तो आपको पता लगेगा ये दोनों जो टर्म्स हैं ये अलग है। अब इनमें जो एक टर्म है दैट इज रिलेटेड टू द डिसिप्लिन एंड द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, और दूसरी जो टर्म है वो पर्टिकुलरली रिलेटेड है टू द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। और वैसे ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं ये सोशियोलॉजी के डोमेन से ही रिलेटेड है, और सोशियोलॉजी के अंदर एक जो टर्म है उसको माना जाता है, सोशियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये बायोलॉजिकल एफिलिएशन है, ये बायोलॉजिकल टैगिंग है। ठीक है, तो कौन सी टर्म बायोलॉजिकल है और कौन सी सोशियोलॉजिकल है, इसको हम डिकोड करेंगे इस लेक्चर में अच्छे तरीके से। तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, आपको इस हेडिंग से ही पता लग रहा होगा कि जो जेंडर जो टर्म है ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। यानी कि जेंडर टर्म को अगर हमें समझना है तो हमें सोसाइटी के परसेप्शन को समझना पड़ेगा। यानी कि हेडिंग ने पहले ही हमारी कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया कि जेंडर जो टर्म है वो सोशोलॉजिकल टर्म है, और अगर जेंडर सोशोलॉजिकल टर्म है तो मैंने आपको बताया था एक टर्म सोशोलॉजिकल है, एक टर्म बायोलॉजिकल है। तो सेक्स जो टर्म है वो बायोलॉजिकल बेस्ड होती है टर्म, और जेंडर का पूरा जो नोशन है, जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, जिसको हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन। सोशल कंस्ट्रक्शन मतलब समाज के नज़रिए से, समाज के लेंस के बेसिस पे ही आप इस टर्म को अच्छी तरीके से समझ सकते हो और डिनोट कर सकते हो। बिकॉज जब भी बात जेंडर की होती है तो यहाँ पर बात ऑटोमेटिकली आ जाती है रोल एक्सपेक्टेशंस की, रोल एक्सपेक्टेशंस की। और जेंडर जो होता है वो थोड़ा सा, जेंडर ये जो टर्म है ये टर्म थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, अब ये सब बातें जो मैंने आपको बताई ये क्या है, अभी जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या है, जो बायोलॉजिकल टर्म है सेक्स। सेक्स एक बायोलॉजिकल ट्रेट है, यानी कि बायोलॉजिकल क्वालिटी है, आपकी बायोलॉजिकल पहचान होती है, जिसको समाज के लोग असाइन करते हैं लोगों पर
और उसके बेसिस पर वो लोगों को कैटेगराइज करते हैं, या तो कोई पर्सन मेल है या तो कोई पर्सन फीमेल है। और ये कैरेक्टराइजेशन कैसे होती है? उनके फिजिकल एस्क्रिप्शन के बेसिस पर। ये टर्म आपके सामने एक आ रही है, फिजिकल एस्क्रिप्शन। दोस्तों ये जो टर्म है एस्क्रिप्शन, इस टर्म का क्या मतलब होता है? इस टर्म का मतलब होता है जब आप किसी को कोई भी एक क्वालिटी या किसी एक पर्सन के साथ जुड़ा हुआ उसका जो कैरेक्टर होता है, जो क्वालिटीज होती हैं, उसको आप असाइन करते हो, या फिर आप दूसरा वर्ड भी इसके लिए यूज कर सकते हो, आप उसको वो क्वालिटी और वो कैरेक्टर जो है वो एट्रीब्यूट करते हो। एट्रीब्यूट करना, असाइन करना एक ही बात होती है। तो एस्क्रिप्शन जो वर्ड है, जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये होता है कि आप बेसिकली फिजिकलिटी के बेसिस पर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर मर्द और औरत का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छपा हुआ है। आप फिजिकली एस्क्राइब कर रहे हो उस चीज को, फिजिकली आपने टैग लगा रखा है कि अगर ये सारी क्वालिटीज अगर हमारे सामने होंगी तो किसी एक पर्सन को हम बोलेंगे मेल। और अगर एक बास्केट ऑफ कैटेगरीज या क्वालिटीज होगी किसी अन्य इंसान के अंदर, तो उसको बोला जाएगा फीमेल। अब पहले के ज़माने में क्या होता है कि ये जो आइडेंटिटी होती है मेल और फीमेल की, यानी कि अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स, तो पहले के ज़माने में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी। सेक्स की जो परिभाषा है मेल और फीमेल को क्लासिफाई करने की, उनकी फिजिकल क्वालिटीज़ के बेसिस पर उनको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके जो एस्क्राइब करे जाते हैं, उनको असाइन करे जाते हैं, उनको एट्रीब्यूट करे जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल चीज़ रही है ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, इन द स्टार्टिंग ऑफ 21st सेंचुरी। लेकिन रीसेंट ईयर्स और रीसेंट डिकेड्स में अगर हम ऐसा मान के चलें कि सेक्स एक बायोलॉजिकल ट्रेट है और बायोलॉजी के बेसिस पर हम ऐसा मान रहे हैं कि दो प्रकार के सेक्सेस होते हैं, मेल और फीमेल, और वो चीज़ हम असाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है और वो दिक्कत ये है अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। और वो कंफ्यूजन की स्टेट यहाँ से क्रिएट हो जाती है कि 21st सेंचुरी का जो इंसान है और 21st सेंचुरी के जो दुनिया के जो लोग हैं, वो बेसिकली जो उनका अभी तक असाइंड कोई रोल था, कोई स्टेटस था, या उनसे कोई उनके सक्सेस के बेसिस पर जो एक्सपेक्टेशंस रखी जाती थी, अब लोग उसको तोड़ने लगे हैं। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर सेक्स एक बायोलॉजिकल ट्रेट है और यहाँ पर सोसाइटी जो है वो लोगों को असाइन करती है इनटू द कैटेगरी ऑफ मेल और फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स औरतों के बेसिस पर जैसे देखे जाते थे समाज के लोगों के द्वारा, और मर्दों के ऊपर जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपनाए जाते थे, या आप कह लो कि मर्दों की जो परिभाषा होती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं 21st सेंचुरी के अंदर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग आप किसी पर्सन को, एक ह्यूमन बीइंग को मेल और फीमेल की कैटेगरी में बांट रहे हो, ठीक है, लेकिन कभी कभार कुछ ओरिएंटेशन भी तो हो सकती है किसी पर्सन की, और वो ओरिएंटेशन ऐसी हो सकती है कि अगर आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा ओरिएंटेशन की बात करो तो समाज तो ये बोलेगा नॉर्मल एक ओरिएंटेशन में कि फीमेल शुड लाइक मेल एंड मेल शुड लाइक फीमेल। ये सोसाइटी की जनरल एक्सपेक्टेशन है। लेकिन आप किसी की पर्सनल ओरिएंटेशन को दबा थोड़ी ना सकते हो। डर की वजह से एक
जो महिला है वो मर्द को लाइक कर सकती है, एक मर्द जो है एक महिला को लाइक कर सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक फीमेल जो है वो एक फीमेल को लाइक करे, एक मेल जो है उसका मन करे कि मैं एक मेल से ही शादी करूं। एक पर्सन है मेल, लेकिन उसका मन कर रहा है दैट ही शुड अंडरगो ही शुड अंडरगो सेक्स चेंज ऑपरेशन। या फिर एक फीमेल का जो मन है वो ऐसा कर रहा है। इसलिए मैंने आपको ये टर्म दी कि 21st सेंचुरी के अंदर ये जो सेक्स की परिभाषा है कि बायोलॉजिकल बेसिस पर इंसानों को कैटेगराइज करना मर्द और औरत, ये मर्द और औरत की परिभाषा के अंदर ही एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है बहुत बड़ी। क्योंकि अब सिर्फ मर्द और औरत के बेसिस पर सेक्सेस को नहीं देखा जा सकता, बहुत सारी और भी कैटेगरीज हैं। हालांकि आप उनको सुनते हो कि बहुत प्रकार के जेंडर्स होते हैं, लेकिन बात है अगर आप फिजिकल ओरिएंटेशन के बेसिस पर लोगों को कैटेगराइज करना चाहते हो, बायोलॉजिकल ट्रेड्स के बेसिस पर, तो मर्द और औरत हमें समझ में आता है, हमें समझाया गया है। और ऐसा डॉक्टर्स जो हैं या बायोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं वो आज तक दुनिया को बताते हुए रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ फिजिकल ट्रेड्स की नहीं होती है। एक इंसान सिर्फ फिजिकल ट्रेड्स के बेसिस पर जज नहीं करा जा सकता है। वहां पर पर्सन की जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है, यानी कि पर्सन की एक प्रकार से जो साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन है, आप उसको इग्नोर थोड़ी ना कर सकते हो। किसी एक महिला को प्यार नहीं हो पा रहा, वो नहीं शादी करना चाहती किसी एक मर्द से, उसका मन करता है दैट शी इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर फीमेल्स। एक लड़का दूसरे लड़कों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। तो आप इस साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन को, इस झुकाव को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? आप ज़बरदस्ती मार पीट के उनकी शादी करवा सकते हो ये बोलते हुए ये घिनौनी चीज़ें हैं, तुम्हारा सोशल मीडिया देख देख के दिमाग ख़राब हो गया है। ऐसा नहीं होता है। मर्द जो है वो औरतों के लिए ही बने हुए हैं और जो औरत है वो मर्द के लिए बनी हुई है। औरतों औरतों में कभी शादी नहीं होती, मर्द मर्द में कभी शादी नहीं होती, औरत औरत आपस में बच्चा पैदा नहीं कर सकती, मर्द मर्द आपस में बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक बात है एक नए ऑफस्प्रिंग को पैदा करने की, तो ये वाली बात तो बिल्कुल करेक्ट बैठती है कि एक फीमेल और फीमेल मिलकर बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं और एक मेल और मेल मिलकर बच्चे पैदा नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर एक बायोलॉजिकल चीज़ डेफिनेटली आ जाती है, बायोलॉजिकल क्वालिटी डेफिनेटली आ जाती है, डैट इज ऑफ टेस्टोस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन विच इज एसोसिएटेड विद मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। बट आप साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन को इग्नोर नहीं कर सकते हो। और अभी तक समाज जो देखता था इस चीज को कि देयर आर टू सेक्सेस, मेल एंड फीमेल, लेकिन ओरिएंटेशन के बेसिस पर जहां पर आप ये कह लो कि अगर हम बात करें जेंडर की, तो हमारे उच्च न्यायालय ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद कुछ साल पहले थर्ड जेंडर को भी एक्सेप्ट करा है, एंड दोज आर ट्रांसजेंडर्स। अब मैंने एकदम से सेक्स की बात करते हुए जेंडर का कॉन्सेप्ट बीच में ला दिया, क्योंकि जेंडर के कॉन्सेप्ट में ही आप इसकी बात कर सकते हो। सेक्स की कैटेगरी में साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन को कंप्लीट तरीके से इग्नोर करा जाता है जब आप सेक्स के कॉन्सेप्ट की बात करते हो, क्योंकि वहां पर पूरी बातें बायोलॉजिकल ट्रेड्स के बेसिस पर हो रही हैं और फिजिकल एस्क्रिप्शन के बेसिस पर हो रही है, फिजिकल क्वालिटीज के बेसिस पर हो रही है। वैसे फिजिकल क्वालिटीज में भी एक कंफ्यूजन होती है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसको क्लियर करूंगा। लेकिन जेंडर जो टर्म है, जेंडर जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन को रिस्पेक्ट दी जाती है और उसी के बेसिस पर दुनिया आजकल ये मानने लगी है और दुनिया में एक डिबेट चलने लगी है दैट अपार्ट फ्रॉम मेल एंड फीमेल देयर आर अदर टाइप्स ऑफ genders too on the basis of their psychological orientation, that is LGBTIQ। और ये LGBTIQ क्या होता है? L stands for lesbians, G stands for gays,
B stands for bisexual. T stands for transgenders. I stands for intersexual. And Q stands for queers. LGBTIQ के आगे भी और भी जेंडर प्रेफरेंसेस आ चुकी हैं. मुझे LGBTIQ तक ही याद है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया. अब ये इनमें सब में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं हम आगे चलकर इनके बारे में बात करेंगे. एक राइट प्लेस पर हम इनके बारे में बात करेंगे हमारे टॉपिक में, तो उसके लिए मैंने अभी ये वाला टॉपिक बचा कर रखा हुआ है. लेकिन अब बात यहाँ पर मेल और फीमेल के बियॉन्ड होती है. जेंडर के अंदर मेल और फीमेल की कैटेगराइजेशन के अलावा भी और भी जेंडर कैटेगराइजेशंस जो हैं उनको एक्सेप्ट करने लगी है अब दुनिया और दुनिया के लोग, और वो डिमांड भी करने लगे अपने अधिकारों के लिए दैट उनकी विभिन्न जो सरकारें हैं दे शुड अलाउ कि एक लड़की की अगर ओरिएंटेशन एक लड़की की तरफ है, इफ़ अ गर्ल वांट्स टू मैरी अनदर गर्ल, लेस्बियन रिलेशनशिप है अगर उनका, तो डैट शुड बी परमिसेबल अंडर द लॉ ऑफ द लैंड. सिमिलरली गेज, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर्स, इंटरसेक्सुअल्स एंड क्वीर्स. ठीक है. अब यहां पर दोस्तों बात हो रही थी कि सेक्स के कॉन्सेप्ट के अंदर जब सोसाइटी कैटेगराइज करती है लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको फिजिकली एस्क्राइब करना, असाइन करना, उनके कैरेक्टर्स को, क्वालिटीज़ को एट्रीब्यूट करना, तो समाज बोलता है कि दो प्रकार के सेक्सेस होते हैं, मेल और फीमेल, और ये समाज बोलता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर. लेकिन यहाँ पर भी राइटर आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो डिफरेंसेस होते हैं मर्द और औरत के बीच में, मर्द और औरत के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, अगर वो सेक्स के बेसिस पर डिटरमाइन करे जा रहे हैं तो यानी कि वो बायोलॉजी की फील्ड के रिजिड आइडियाज हैं, ठोस आइडियाज हैं. यानी कि आप अगर डिफरेंसेस देखना चाहते हो मर्द और औरत के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एट्रीब्यूट्स, तो वो बायोलॉजी की फील्ड का, बायोलॉजी की डिसिप्लिन का एक ठोस आइडिया होता है कि बायोलॉजी हमें ये बताती है कि एक माँ की कोख से या तो एक लड़का जन्म लेगा या तो लड़की जन्म लेगी, उनके फिजिकल क्वालिटीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम ये वाली बात करते हैं. लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ इग्नोर हो जाती है डैट इज़ जेंडर. और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी जो मैं आपको बता रहा था कि एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो सकती है, वो क्या हो सकती है. अब समाज तो ये बोलता है कि जो एक लड़की है उसके बाल जो हैं वो लंबे होने चाहिए, एक जो लड़का है वो लड़कों जैसी हरकतें करे, एक लड़का नेल पॉलिश नहीं लगाए, अपनी मांग ना भर ले, सिंदूर ना लगा ले, लिपस्टिक ना लगा ले, साड़ी ना पहन ले. तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक मर्द है और एक औरत है और उनकी ओरिएंटेशन भी ऐसी है कि एक मर्द एक औरत को ही लाइक करता है और एक औरत एक मर्द को लाइक करती है, लेकिन फिजिकल क्वालिटीज़ के बेसिस पर, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम अगर एस्क्राइब करना चाहें उनको, तो यहाँ पर भी एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है. जैसे अब बॉडी बिल्डिंग या फिर एब्स बनाना, आपको लगेगा ये काम सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए असाइन होते हैं, औरतें जो हैं उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल अच्छी लगती है ना कि स्टिफ अच्छी लगती है. लेकिन ये सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है. तो क्या कुछ फीमेल हो सकती हैं विद एब्स? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं कुछ फीमेल्स विद एब्स, डेफिनेटली. तो क्या कुछ जो फीमेल्स हैं वो बॉडी बिल्डर हो सकती हैं? जी हाँ, फीमेल्स जो हैं वो बिल्कुल बॉडी बिल्डर हो सकती हैं. लेकिन समाज की नज़रों में अगर ऐसी फीमेल अगर निकल जाए रोड पर, तो समाज उसको मुड़ मुड़ कर देखेगा कि ये चीज़ औरतों के लिए नहीं बन रखी है. औरतें जो हैं वो ये कैसे कर सकती हैं कि दे आर डूइंग बॉडी बिल्डिंग, दे आर परस्यूइंग सच एक्सरसाइजेज जिससे उनकी बॉडी जो है
उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खो रही है, उनकी बॉडी मर्दों की तरह स्टिफ बन रही है। अपोजिट अपोजिट डिस्कशन में हम लोग मर्दों की भी बात कर लेते हैं। क्या कोई मेल जो है वो नेल पॉलिश लगा सकता है? तो जी हाँ, मर्द जो हैं, जो फेमस एक्टर्स हैं, जो फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, या कोई भी नॉर्मल पर्सन है, उसकी ओरिएंटेशन हो सकती है, उसको उसको पसंद है नेल पॉलिश लगाना। तो ये भाई साहब जो है नेल पॉलिश इन्होंने लगाई हुई है। अगर सोसाइटी एक्सपर्ट ये करती है कि मर्द जो है वो साड़ी नहीं पहन सकते हैं, तो क्या ऐसा है? नहीं, मर्द तो पहन रहे हैं साड़ी, वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पहन रहे हैं साड़ी। तो ये जो चीज़ है, अगर आप फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर अगर ये सेक्सेस को देखना चाहो, मेल और फीमेल को, तो ये तो फिर पूरी हमारी एक परिभाषा ही बदल देते हैं मर्द और औरत की। सिमिलरली, अ फीमेल विथ बॉय कट हेयर या बॉब कट हेयर जिसको कहते हैं, लड़कियों के बाल कहा जाता है कि लड़कियों के बाल कहा जाता है कि हमेशा लंबे अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर कोई लड़की अगर ऐसे बाल रखी हुई है, आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो, आप में से जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, कि आप अगर ऐसे बाल रख लो तो आपको डांट फटकार पड़ेगी और मम्मी आपको थप्पड़ मार देगी, आपको हो सकता है घर से भी बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि आपके घर वाले ये बोलेंगे ऐसे बाल तेरे भाई पर अच्छे लगते हैं, तेरे पर नहीं अच्छे लगते। ये लड़कियां ऐसे बाल नहीं रखती है, कहीं शादी भी नहीं होगी तेरे से, सब लड़का लड़का समझेंगे तेरे को। और आपकी ओरिएंटेशन प्रॉपर एक मर्द की तरफ ही है, मान लो बीइंग अ लड़की, लेकिन आपको शौक है बॉडी बिल्डिंग का, आपको नहीं शौक है लिपस्टिक लगाने का, नील पॉलिश लगाने का, आप बॉय कट हेयर रखना चाहते हो, आप बॉडी बनाना चाहते हो, आप एब्स बनाना चाहते हो। लेकिन ये चीज़ें जो आपको जैसे रहना पड़ता है, और अगर आपकी ऐसी कोई इच्छा है, यहाँ पर आपकी ओरिएंटेशन पूरी, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मर्द जैसी मर्दों की तरफ ही है। अगर आप फीमेल हो तो मर्द को लाइक करते हो, और एक मर्द हो तो फीमेल को लाइक करते हो। ओरिएंटेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बट फिजिकल क्वालिटीज़ के बेसिस पर यहाँ पर जिसको बोला जा रहा है कि एक मर्द की पहचान ऐसी होती है, औरतों की पहचान ऐसी होती है, तो ऐसी इमेजेस ने और इन सब बातों ने तो हमारी पूरी पहचान बिगाड़ कर रख दी। तो हम इनको क्या बोलेंगे? क्या ये जो मर्द हैं, अगर इनकी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स फीमेल है, तो क्या हम इनको भी फीमेल बोलें? या फिर कोई मर्द जो है, इसकी वाइफ है मान लो इस पर्सन की, लेकिन ये नेल पॉलिश लगाता है, तो क्या हम इसको ये बोलें कि ये अपनी लुगाई का भी एक लुगाई है? क्या ये जो लड़की है, अगर इसने एब्स बना रखे हैं और ये बॉडी बिल्डिंग करती है, तो क्या हम इसको लड़की ना बोल के हम इसको मर्दाना फिगर बोलें कि ये प्रॉपर मर्द है, सिर्फ दिखने में लड़की है? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज फिजिकल क्वालिटीज़ के बेसिस पर सेक्सेस को डिटरमाइन करना एक पेरोकियल का मतलब होता है एक नैरो ओरिएंटेशन होती है इनको देखने की, मर्द और औरत को। तो अगर हमें सभी प्रकार की कंफ्यूजन को मिटाना है अपने दिमाग से, और बायोलॉजी के बियॉन्ड जाकर अगर हमें समझना है कि यार एक्चुअली में है क्या परिभाषा औरत की, मर्द की, और भी तरह के सेक्सेस की, क्या होते हैं ये LGBTIQ, तो उसके लिए हमें सेक्स के कॉन्सेप्ट को लांघना होगा, उसको हटाना होगा, और एक ब्रॉडर कैटेगराइजेशन के बारे में, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बात करनी होगी, दैट इज जेंडर। और यहां से शुरू होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, जो कि अगेन एक सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट ही है। समाज की नज़रों में भी जेंडर जो है, जेंडर को, जेंडर अगर आपको बोलना है, जेंडर की जो परिभाषा होती है वो भी डिराइव होती है, समाज जो लेंस लगाता है, समाज के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जिस नज़रिए से जेंडर को देखते हैं, आपको जेंडर को वैसा समझना पड़ता है जिस समाज के आप पार्ट हो। लेकिन एज कंपेयर टू सेक्स, जो कि काफ़ी रिजिड कॉन्सेप्ट था, जेंडर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा फ्लूइड होता है एज कंपेयर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स। फ्लूइड का यहाँ पर ये मतलब है, ये कंसेप्ट फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि जेंडर का कॉन्सेप्ट ये मानता है दैट दिस कॉन्सेप्ट में और मे नॉट डिपेंड अपॉन बायोलॉजिकल ट्रेड्स। ये कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल ट्रेड्स पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन बहुत बार नहीं भी करता है।
और स्पेसिफिक तरीके से अगर हम बात करें कि ये कॉन्सेप्ट जो है जेंडर का ये है क्या, तो दोस्तों ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ये तीन चीज़ें डिस्क्राइब करता है। सबसे पहले तो सोसाइटीज़ कैसे डिटरमाइन करती हैं और मैनेज करती हैं अलग अलग प्रकार के सेक्सेस की कैटेगरीज को। यानी कि अगर आप किसी एक मेल की परिभाषा देना चाहते हो या फिर आप एक फीमेल की परिभाषा देना चाहते हो, तो बायोलॉजी के अंदर तो ये बोल दिया जाता है कि फिजिकल क्वालिटीज़ देख लो इनकी। लेकिन जेंडर का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ठीक है, हम सेक्स की बात कर रहे हैं तो मेल और फीमेल के बारे में तो बात होगी, लेकिन सोसाइटी कैसे देखती है मर्द और औरतों के रोल को और उसको कैसे मैनेज करती है। फिर कल्चरल मीनिंग्स क्या क्या अटैच्ड हैं मर्दों के रोल के साथ और औरतों के रोल के साथ। यानी कि जिस भी समाज का जिस भी कल्चर का पार्ट हो, तो परंपरागत रूप से मर्द जो है आपके समाज आपके कल्चर की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या काम करेंगे और औरतों के लिए रोल एक्सपेक्टेशंस क्या क्या रहेगी। अगेन ये जेंडर के कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। और तीसरी चीज़ ये भी आती है जेंडर के कॉन्सेप्ट के अंदर कि समाज को चलो एक बार के लिए हम साइडलाइन कर दें, जो इंडिविजुअल्स खुद हैं वो अपनी आइडेंटिटीज़ को किस प्रकार से देखते हैं। क्या वो सच में अपने आप को मर्द मानते हैं? अगर मर्द मानते हैं, कोई एक पर्सन जिसको समाज ये बोलता है कि बेटा तुम एक मर्द हो, समाज नहीं तो आपको बताया कि आप एक मर्द और आप एक औरत हो पैदा होने के बाद, वरना आपको कैसे पता होता? आपका अगर जवाब ये है कि हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमें पता होता, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आप अगर एक लड़की हो तो आप एक मर्द से एक लड़के से कैसे अलग हो, और अगर आप एक लड़के हो तो आप एक लड़की से कैसे अलग होगे, और लड़के और लड़कियों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसकी सीख भी इसकी शिक्षा भी तो आपको समाज ने ही तो दी है। तो अगर आप एक मेल हो या फिर अगर आप एक फीमेल हो, तो आप अपनी आइडेंटिटी को कैसे देखते हो? अब कैसे देखने का यहाँ पर ये मतलब है कि क्या आपको जो आइडेंटिटी असाइन करी गई है सोसाइटी के लोगों के द्वारा, सबसे बड़ी बात तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हो? अगर आप एक मर्द हो और सोसाइटी जो है आपकी आइडेंटिटी के अंतर्गत ऐसा आपसे बोल रही है, समाज के लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं कि बेटा तुम्हें तो क्योंकि तुम एक लड़की हो तो तुम्हें एक लड़की से ही शादी करनी पड़ेगी, और अगर तुम एक लड़की हो तो तुम्हें लड़के से ही शादी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक अपोजिट जेंडर के प्रति कोई फीलिंग नहीं आती है, आपको उनसे कोई अटैचमेंट नहीं होती है, आपको सेम सेक्स के जो लोग हैं वो अगर अच्छे लगते हैं, तो फिर आपकी आइडेंटिटी का क्या होगा? आप अपनी आइडेंटिटी को कैसे समझते हो? समाज के प्रेशर के चलते समाज की बातों को एक्सेप्ट कर लोगे या फिर आप अपनी ओरिएंटेशन को इंपॉर्टेंस दोगे? तो जेंडर का दायरा जो है, जो सेक्स का दायरा हमें नहीं करने देता है, यानी कि वहां पर सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स के बेसिस पर मेल और फीमेल की कैटेगराइजेशन आ जाती है, तो सेक्स जहां पर एक नैरो कॉन्सेप्ट बनकर रह जाता है और उसका दायरा बहुत लिमिटेड रह जाता है, तो उस दायरे के दरवाजे को खोलने का काम जेंडर का कॉन्सेप्ट करता है। आई होप आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? क्लियर हो रहा है? समझ पा रहे हो ना? सेक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है, जेंडर का कॉन्सेप्ट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। सेक्स में सिर्फ बायोलॉजी के बेसिस पर मर्द और औरत की परिभाषा दी जाती है और वो भी उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। लेकिन जेंडर के अंदर मर्द और औरत की परिभाषा देने के अलावा हम बहुत सारे और भी इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, आइडेंटिटीज की बात करते हैं, सोसाइटी किस तरीके से देखती है मर्द और औरत को, और सोसाइटी किस तरीके से मर्द एक औरत के रोल को असाइन करती है। यानी कि जेंडर का कॉन्सेप्ट सेक्स के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा बड़ा होता है। जेंडर का कॉन्सेप्ट सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, सेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। समझ में आया यहाँ तक? आकांक्षा, मयूर, रिया, कोई दिक्कत, कोई डाउट? फिर दोस्तों अगर हम आगे बात करें, तो जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है इट इन्वॉल्व्स सोसाइटल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स की भी यहाँ पर बात आ जाती है। उन्हीं सोशल नॉर्म्स के चलते एक इंडिविजुअल के एटीट्यूड्स के बारे में भी बात होती है, पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात होती है,
और एक्टिविटीज़ के बारे में बात होती है जो कि सोसाइटी मानती है कि एक पर्टिकुलर सेक्स के जो एट्रीब्यूट्स होंगे, जो उनकी क्वालिटीज़ होगी, जो उनकी पर्सनैलिटीज़ होगी, उसके लिए सोसाइटी क्या एप्रोप्रिएट मानती है, उसके बारे में भी जेंडर के कॉन्सेप्ट के अंदर बात होती है। यानी कि सोसाइटी डीम्स मोर एप्रोप्रिएट का मतलब है कि सोसाइटी का क्या ओपिनियन होता है पर्टिकुलर सेक्सेस को लेकर, उसके बारे में भी यहां पर जेंडर के कॉन्सेप्ट के अंदर बात होती है। ठीक है, तो ये जो सोशियोलॉजी है जेंडर की, या जेंडर के कॉन्सेप्ट को अगर एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो हम देखते हैं, तो इसके अंदर हम ये एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं कि समाज और समाज के जो लोग हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को और हमारे परसेप्शन को, हमारी समझ को और हमारे नज़रियों को, कि हम किस तरीके से डिफरेंसेस को कंसिडर करें विद रिस्पेक्ट टू मैस्कुलिनिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू फेमिनिनिटी। मैस्कुलिनिटी का मतलब ये होता है सोसाइटी कौन सा एप्रोप्रिएट बिहेवियर मानती है मर्दों के लिए, कि मर्दों को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। और वहीं पर सोसाइटी एक लड़की से, एक औरत से क्या एक्सपेक्ट करती है कि उनका पहनावा, रहन सहन, उठना बैठना, चाल चलन किस प्रकार से होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, जैसा कि हमने यहाँ पर बात करी इस लाइन की अंडरस्टैंडिंग में, कि ये एक सोशियोलॉजी है जेंडर की, यानी कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है यहाँ पर जेंडर को देखने का, ये क्योंकि कॉन्सेप्ट ही एक तरीके से सोशियोलॉजी के डोमेन में आता है। तो यहाँ पर अगर आप बात करो कि मर्दों से क्या एक्सपेक्टेशन है और औरतों से क्या एक्सपेक्टेशन है, तो दोनों सेक्सेस की एक्सपेक्टेशन जो है वो यहाँ पर सोसाइटी ही डिटरमाइन कर रही है। इसलिए ये एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है रेदर देन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। और सोसाइटी की इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से, उसकी इसी अंडरस्टैंडिंग और नज़रिए के बेसिस पर जो हमारी आइडेंटिटी होती है और जो सोशल प्रैक्टिसेस हमारे समाज में चली हुई आ रही होती है, और पावर रिलेशंस जो कि जन्मों जन्मों से चलते हुए चले आ रहे होते हैं, वो बेसिकली एक्सेप्टेबल मोड्स ऑफ बिहेवियर, एक्सेप्टेबल मोड्स ऑफ ड्यूटीज, एक्सेप्टेबल मोड ऑफ रिलेशनशिप के तौर पर समाज के लोग एक्सेप्ट करने लग जाते हैं कि एक मर्द और औरत की आइडेंटिटी ये है, उनकी सोशल प्रैक्टिसेस ये हैं, और मर्दों के पास ज़्यादा डोमिनेंस होनी चाहिए, वो एक डोमिनेंट अथॉरिटी में होने चाहिए, औरतों के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए। मर्द जो होते हैं दे आर द गुड डिसीजन मेकर्स, मर्द जो होते हैं वो ब्रेड विनर्स और ब्रेड अर्नर्स की तरह अच्छे लगते हैं। वहीं पर औरतें जो है वो बच्चा संभालें, सास ससुर का ख्याल रखें, घर की साफ सफाई करवाने का ख्याल रखें, वो मेजर डिसीजंस में अपना योगदान या अपना दिमाग चलाने की कोशिश ना करें। इस प्रकार की जो बातें उठती हैं समाज के अंदर, वो इसलिए उठती हैं क्योंकि सोसाइटी जो है वो एक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करती है जेंडर के डोमेन में, और इससे सोसाइटी में जेंडर का ऑर्डर भी क्रिएट हो जाता है। अब जेंडर का ऑर्डर, ये जो लिखा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मेल जो हैं वो ऊपर होते हैं और औरतें जो हैं समाज के दायरे के अंदर वो हमेशा नीचे रहेंगी इन अ गिवन सोसाइटी। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो परसेप्शन है ये ओवर टाइम चेंज भी होने लगे। तो जेंडर का ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में नहीं होता है, यहां पर सोशल आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व है। और ये कॉन्सेप्ट जो अराइज करता है वो करता है फ्रॉम आवर रिलेशनशिप टू अदर पीपल, जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं थ्रू आवर डेली इंटरेक्शन। और ये डिपेंड करता है कि हम सोसाइटी में कितना घुले मिले रहते हैं, हमें सोसाइटी में रिकॉग्नाइज कैसे करा जाता है। यानी कि यहाँ पर जेंडर के कॉन्सेप्ट के अंदर ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंस है वो सोसाइटल इन्फ्लुएंस है, वो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है। अब औरतों की जो मूवमेंट्स चली हैं लेट 20th एंड अर्ली 21st सेंचुरी के अंदर, उसकी वजह से एक आइडिया इमर्ज हुआ है जो कि
विमेन के ग्रुप के बारे में बात करता है। विमेन ने जो बड़ी प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशन बना रखी हैं जहाँ पर वो अपने अधिकारों की बात करती हैं, जहाँ पर वो फेमिनिज्म एज आइडियोलॉजी की बात करती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता लेट 20th एंड अर्ली 21st सेंचुरी में उत्पन्न हुई है। तो इसके बेसिस पर आप सबसे पहले ये वाली लाइन पढ़ो। विमेन की एक क्या परिभाषा होती है? विमेन जो है, सबसे पहले तो दोस्तों आप इतना समझ लो कि विमेन एक सोशल कैटेगरी है। विमेन का ये जो कॉन्सेप्ट है, जो टर्म है, ये एक प्रकार की एक सोशल कैटेगरी है। अब सोशल कैटेगरी है तो ये सोशल ग्रुप होता क्या है, या फिर ये सोशल कैटेगराइजेशन होता क्या है? सोशल ग्रुप दोस्तों एक कलेक्शन होता है ऐसे लोगों का जो कि कॉन्टिन्यूसली आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और जिनके कॉमन इंटरेस्ट हैं, कॉमन रोल हैं, कॉमन कल्चर्स हैं, कॉमन वैल्यूज़ हैं और कॉमन नॉर्म्स हैं विद इन अ गिवन सोसाइटी। यानी कि समाज के एक दायरे के अंदर उन सभी इंडिविजुअल्स के कॉमन इंटरेस्ट, रोल्स, कल्चर, वैल्यूज़ और नॉर्म्स हैं। तो वेमेन की जो परिभाषा है, आप उसको ऐसा मान सकते हो कि वो भी एक प्रकार की एक सोशल कैटेगरी है। ये भी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर अगर आप बोल रहे हो किसी को, किसी कॉन्सेप्ट को एज विमेन, तो विमेन जो है वो एक प्रकार से ऐसे सोशल ग्रुप को आप कहोगे जहाँ पर एक कल्चर के अंदर आप ऐसी औरतों की बात कर रहे हो, ऐसे नंबर ऑफ वुमेन की आप बात कर रहे हो, नंबर ऑफ फीमेल्स की आप बात कर रहे हो जिनके कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन रोल्स हैं, उनका कल्चर कॉमन है, वो वैल्यूज़ और नॉर्म्स जो हैं वो कॉमन तरीके से शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स वर्सेस जेंडर। आई होप आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ में आया होगा। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।